नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 7 जून 2025 की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर हम गहराई से बात करेंगे। ये पहला भाग है और हाँ, हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है। हो सकता है कुछ बातें दोहराई जाएं, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल। आज कई अहम मुद्दे हैं। दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट से लेकर सरकारी योजनाएं, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बहुत कुछ। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट से। भारत इनके घरेलू उत्पादन पर इतना जोर क्यों दे रहा है आजकल? देखिए, इसकी मुख्य वजह है चीन। मतलब लगभग 90% जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो चीन के पास है। और हाल में उन्होंने निर्यात पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। अच्छा। तो जाहिर है भारत के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी हो गया है। ये जो मैग्नेट हैं, नियोडीमियम वाले या समैरियम कोबाल्ट वाले, हाँ। ये अपनी जबरदस्त चुंबकीय शक्ति के लिए जाने जाते हैं। और इनका इस्तेमाल मतलब कहाँ-कहाँ होता है? अरे बहुत जगह आप देखिए, एमआरआई मशीनें, फिर ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। ईवीज? हाँ, और रक्षा उपकरणों में भी इनका बड़ा रोल है। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि ये तत्व, मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जमीन में उतने दुर्लभ नहीं है। ओह। हाँ, पर इनको निकालना और साफ करना वो तकनीकी रूप से काफी मुश्किल काम है। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए इतना रणनीतिक महत्व है इनका। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की। खबर है कि करीब 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। ये योजना है क्या असल में? जी, ये एमएसएमई मंत्रालय के तहत 2008 में शुरू हुई थी। ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। हम्म। इसका सीधा मकसद है गांव और शहरों में, मतलब गैर कृषि क्षेत्र में छोटे बिजनेस शुरू करवाना, ताकि रोजगार बढ़े। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो KVIC है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। और लाभार्थियों को क्या फायदे मिलते हैं इसमें? इसमें देखिए, बैंक से लोन लेने पर मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख तक का प्रोजेक्ट हो या सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक का। अच्छा। सब्सिडी 15% से 35% तक हो सकती है। और हाँ, कुछ विशेष श्रेणियां हैं, जैसे SC ST, महिलाएं, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक। इनके लिए सब्सिडी की दरें ज्यादा हैं। ठीक है, ये तो हुई PMEGP की बात। अब थोड़ा पर्यावरण की तरफ देखें। मोस्पी ने एनवी स्टैट्स इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी की है। हाँ, एनवी स्टैट्स। ये रिपोर्ट FDES 2013 फ्रेमवर्क पर आधारित है। इसमें कुछ मुख्य बातें निकली हैं, जैसे 2001 से 2024 तक देश का औसत सालाना तापमान बढ़ा है। ओह। लेकिन बारिश में कोई ऐसा लंबा ट्रेंड नहीं दिखा है, मतलब बढ़त या घटत का। और हाँ, थर्मल और खासकर नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा है। ये तो अच्छी बात है। जी, और एक और चीज, देश के अंदर मछली उत्पादन भी 2013-14 से 2023-24 तक बढ़ा है। चलिए, पर्यावरण से ही जुड़ी एक और खबर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने एक सिंदूर का पौधा लगाया था। इस पौधे के बारे में कुछ बताइए। हाँ, सिंदूर का पौधा, जिसे एनाटो भी कहते हैं, बिक्सा ओरेलाना इसका वैज्ञानिक नाम है। ये मूल रूप से ब्राजील का है। अच्छा। इसके बीजों से एक प्राकृतिक रंग निकलता है, पीला या नारंगी सा, जिसे खाने की चीजों में, कपड़ों में, कॉस्मेटिक्स में खूब इस्तेमाल करते हैं। इसे गर्म, नमी वाली जगह और धूप चाहिए होती है। अब आयुष मंत्रालय की बात। उन्होंने भी कोई नया पोर्टल लॉन्च किया है? हाँ बिल्कुल, आयुष निवेश सारथी नाम से। ये आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया ने मिलकर बनाया है। निवेशकों के लिए है ये? जी हाँ, ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों पर केंद्रित है। इसका मकसद है भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इनमें घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। अच्छा कदम है। अब विज्ञान की ओर चलते हैं। एस्टाटीन तत्व के एक आइसोटोप की हाफ लाइफ मापी गई है। ये एस्टाटीन क्या चीज है? एस्टाटीन एटॉमिक नंबर 85। ये एक हैलोजन है, पर बहुत दुर्लभ और बहुत ज्यादा रेडियोधर्मी। ओ, रेडियोथर्मी। हाँ, इसके जितने भी आइसोटोप पता है, करीब 41, सब के सब रेडियोधर्मी हैं, कोई स्थिर नहीं है। गुण इसके आयोडीन जैसे हैं, पर ये उससे ज्यादा धात्विक है। इसका कोई उपयोग? इसकी रेडियोधर्मिता के कारण थायराइड कैंसर के शोध में इसके इस्तेमाल की संभावना देख रहे हैं। अच्छा, चलिए अब तमिलनाडु चलते हैं। वहां एक नया अभयारण्य घोषित हुआ है। जी, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य। ये रामनाथपुरम जिले में धनुषकोडी के पास है और ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। फ्लेमिंगो के लिए खास? हाँ, खासकर ग्रेटर फ्लेमिंगो और दूसरे प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत अहम जगह है ये, क्योंकि ये मध्य एशियाई फ्लाईवे पर पड़ता है। वैसे IUCN लिस्ट में ग्रेटर फ्लेमिंगो लीस्ट कंसर्न श्रेणी में है।
ठीक है, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखें। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAEU के बीच FTA पर बात हो सकती है। ये EAEU क्या है? EAEU ये 2014 में बना एक आर्थिक संघ है। इसमें रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया सदस्य हैं। अच्छा, तो ये 5 देश। हाँ, इनका मकसद है सदस्य देशों के बीच सामान, सेवा, पूंजी और लोगों की आवाजाही को आसान बनाना। मतलब एक कॉमन मार्केट जैसा। मुख्यालय मॉस्को में है, पर इनकी कोई साझा मुद्रा नहीं है, जैसे यूरो है यूरोपियन यूनियन की। तो भारत के साथ FTA से व्यापार बढ़ेगा। बिल्कुल। और एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर, भारत संयुक्त राष्ट्र की इकोसॉक के लिए फिर चुना गया है। इस परिषद की क्या भूमिका है? इकोसॉक मतलब आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये UN के 6 मुख्य अंगों में से एक है। 1945 में बना था। इसका मुख्य काम है UN की आर्थिक, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक गतिविधियों में तालमेल बिठाना। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 54 सदस्य देश होते हैं। इन्हें महासभा चुनती है भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 3 साल के कार्यकाल के लिए। ठीक है। और आज की आखिरी खबर अफ्रीका से। ग्रैंड इंगा जल विद्युत परियोजना, ये क्या है? ग्रैंड इंगा ये कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में कॉन्गो नदी पर प्रस्तावित एक बहुत बड़ी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत योजना हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी? कितनी क्षमता? अनुमानित क्षमता है 40,000 मेगावाट। बहुत ज्यादा है ये इंगा जलप्रपात पर है। और हाल ही में विश्व बैंक ने इसकी तीसरे चरण इंगा 3 के लिए फंडिंग को मंजूरी दी है। इंगा 3 की क्षमता करीब 4,800 मेगावाट होगी। वाह, ये तो अफ्रीका के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, ऊर्जा के क्षेत्र में तो खासकर। तो ये थी 7 जून 2025 की कुछ खास खबरें और उनका विश्लेषण भाग 1 में। हाँ, और आज की चर्चा से एक विचार जो दिमाग में आता है वो ये कि कैसे एक तरफ तो वैश्विक सप्लाई चेन बदल रही हैं, जैसे हमने दुर्लभ पृथ्वी वाले मामले में देखा, और दूसरी तरफ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, जैसे EAU के साथ FTA की बात। ये दोनों चीजें मिलकर भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को कैसे नया रूप दे रही हैं, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। सही कहा, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये। उम्मीद है ये चर्चा आपकी तैयारी में मददगार होगी। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे अगले भाग के साथ। धन्यवाद।